हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। अभी हम जो है भाषा साहित्य के ऊपर बात कर रहे हैं। भाषा साहित्य भी नहीं, भाषा विज्ञान के ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाषा विज्ञान आपके एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिंदी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी चीज़ें मैं आपको थ्योरी पार्ट में समझा रही हूँ, डिटेल में समझा रही हूँ, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ों को डिवाइड कर लिया था। सबसे पहले हमने हिंदी भाषा का विकास देखा, भाषा परिवार देखा, जिसके अंदर हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन तीनों को देखा। यहाँ से हमने बहुत बार रिवीजन भी किया, तो आपको चीज़ें उम्मीद है बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनता है आपका। इसके बाद हमने खड़ी बोली हिंदी का विकास देखा, जिसके अंदर हमने भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित चीज़ों को देखा। इसके बाद कल हमने जो देखा वो देखा हमने हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। आज हम देखेंगे राजभाषा, भारतीय हिंदी परिषद और केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ये आज हम देखेंगे, ये दो, ठीक है। उसके बाद कल हमारा देवनागरी लिपि खत्म हो जाएगा। उसके दूसरे दिन हमारा हिंदी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देखने को मिलेगा। ये सब हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि कितने आपके जो हैं आपको समझ में आया, क्योंकि आपको, अगर आपने ये जो 3-4 दिन से जो मैं ये क्लास ले रही हूँ, आप इसको कंप्लीट देख रहे हैं ना, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्विकली स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट से हम जो है नहीं देखेंगे रिवीजन, क्योंकि फिर इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। 2-3 दिन हमारे 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे का क्लास हम 5 मिनट में, 10 मिनट में तो नहीं निपटा सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली ये दिखा रही हूँ, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि हमने पहले जो है आप सभी को पता है हिंदी भाषा परिवार की बात की, जिसके अंदर हमने पहले क्रम को देखा, कितनी भाषाएं थी उसको देखा हमने। और ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ कि भारतीय आर्य भाषा आपके 3 भाषाओं में है, 3 भागों में विभाजित है। इस प्रकार से है, प्राचीन में आपका संस्कृत वैदिक है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, मध्यकालीन में आपका पाली प्राकृत अपभ्रंश है। ये इसी क्रम में रहते हैं, आपको पता होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में हमने देखा। फिर इसको हमने डिटेल में देखा कि वैदिक संस्कृत के अंदर क्या आता है, लौकिक संस्कृत के अंदर क्या आता है, मध्यकालीन के अंदर क्यों कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सब हमने बहुत ही डिटेल से सबको समझा है। और यहाँ पे अपभ्रंश से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है अपभ्रंश को, चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, विद्यापति ने क्या कहा है, ये सब आपका पूछा जाता है। ये सब चीज़ें हमने देख लिया है बहुत अच्छे से। हिंदी के शब्द की व्युत्पत्ति पे हमने बात की है। हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इनका कौन सा जो है फारसी शब्द हिंदी कोश है अमीर खुसरो का, वो सब हमने देखा, जहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। फिर दूसरे क्लास में हमने खड़ी बोली हिंदी विकास देखा, जहाँ से भारतेंदु पूर्व युग में बहुत सारे लोगों के बारे में हमने जाना, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जाना, बहुत सारी रचनाएं हैं जिससे संबंधित, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिससे संबंधित हमने यहाँ पे बात की। ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। भारतेंदु युग इसके बाद हमने देखा, इसके अंदर बहुत सारी जो है आपकी रचनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमने बात की। पूरा भारतेंदु मंडल में जितने भी रचनाकार हैं उन सभी के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग में जितने भी रचनाकार हैं उन सभी के बारे में हमने जाना, प्रमुख कवि जितने भी हैं। इसके बाद हमने छायावाद को देखा, छायावाद युग में जितने भी कवि हैं उनको देखा। प्रगतिवाद में हमने देखा जितने भी कवि हैं उनको देखा। प्रयोगवाद को हमने यहाँ पे देखा। फिर नई कविता हमने जाना कि हाँ, नई कविता के प्रकाशन वर्ष 1954 है और इसके संपादक कौन है, जगदीश गुप्त हैं। तो ये सब हम देख चुके हैं। और संस्था यहाँ पे जो भी हिंदी के विकास से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। ये सब मैं आपको बस थोड़ा सा क्विकली रिवीजन के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो देखिए, हिंदी की उपभाषाएं कल हम देख चुके थे, उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र, जहाँ पे पहले हमने जाना बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका 1-2 बन जाता है जो कि आपको कन्फ्यूज़न में डाल देता है। इसके बाद हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण बोलियाँ 5 भागों में वर्गीकृत की गई है, ये हमने देखा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इस तरह से ये 5 भागों में विभाजित है। और इसके अंदर आपके जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर आपके 5 बोलियाँ हैं, ये सब हम देख चुके हैं। बहुत अच्छे से आपको डिटेल में याद करवाया गया है, ठीक है। खड़ी बोली
जो है, या फिर कौरवी भी इसे कहते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। और लल्लू लाल जी के प्रेम सागर में इसकी भूमिका देखने को मिलती है। इसका नामकरण जो हुआ है वो लल्लू लाल जी के प्रेम सागर में इसकी भूमिका में देखने को मिला है। ये सब बात हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। और इसको और किस भाषा से नाम से जानते हैं तो सर हिंदी, वर्नाकुलर, बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपका किस आकार बहुला की ये भाषा है, ये सब ये बोलियां हैं, ये सब भी हम देख चुके हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब बात हम यहाँ पे देख चुके हैं। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा के विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसका जो केंद्र है वो मथुरा है और निम्न क्षेत्र को भी हमने देखा जो भी इससे संबंधित है। और आप सभी को पता है कि ब्रज भाषा जो है साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टि से संपन्न रहा है। कृष्ण भक्ति काव्य शाखा जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है ब्रज भाषा के लिए। और रीति काल में भी ब्रज भाषा की महत्ता देखने को मिलती है, ज़्यादातर प्रयोग हुए हैं वहाँ पे। और ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी जो अलग अलग भाषाएं हैं, ब्रजबूली भाषाएं जो पुरानी बांग्ला के नाम से जानी गई, फिर धीरे धीरे वही आपके ब्रज भाषा के अंदर आ गई। तो सभी कहानी, सभी हिस्ट्री को हमने इसके समझा है कि क्या है यहाँ पे। बांगरू हरियाणवी जो है इसके अंदर आता है, इसको हमने देखा है यहाँ पे। फिर बुंदेली आ जाता है। बुंदेली आपका ओकार बहुला है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये सभी चीज़ें हमने इसमें देखी हुई हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं तो राजभाषा। तो मैं कल क्या मैं आपको करवाई थी वो एक बार मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। बार बार आप देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। तो कन्नौजी में भी आपको पता है कि सौर सैनी अपभ्रंश से ये विकसित हुआ है। और इसके क्षेत्र में आपका इटावा बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। कानपुर और हरदोई भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो चिंतामणि, नीलकंठ, मतिराम आदि जो कवि हैं वो कन्नौजी और ब्रज भाषा में लिखी रचनाएं इन्होंने ज़्यादा रची हैं। इसके बाद हमने देखा पूर्वी क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में हमने देखा 5 बोलियां। पूर्वी क्षेत्र के अंदर कितनी बोलियां हैं तो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों हमने देखे। कौन कौन से रचना यहाँ से ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है ये भी हमने देखा। कोसली नाम से जाना जाता है अवधी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सभी बातें हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। फिर बघेली आया, बघेली में जो क्षेत्र विकसित है और छत्तीसगढ़ी में जो क्षेत्र विकसित है वो सब हमने देखा। और ये आपको याद रखना है कि ये सब आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, ठीक है। पूर्वी हिंदी आपका किससे हुआ है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आपका विकसित हुआ। इसके बाद हमने राजस्थानी क्षेत्र देखा। राजस्थानी से आपका कई बार पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ी या जयपुरी ढूढ़ानी जो बोली है वो आपके किस राजस्थान के अंदर आता है, पश्चिमी, पूर्वी। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे कि पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी आता है। इसका भी उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसका जो क्षेत्र है वो जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किस राजस्थान के अंदर आता है। आपसे ये दिशा में पूछ लिया जाता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन से राजस्थान में ये आपका ये बोलियां बोली जाती हैं। फिर पूर्वी राजस्थानी के अंदर आपका जयपुरी और ढूढ़ाड़ी आता है जो जयपुर, अजमेर वाली जगह पे आपके देखने को मिलता है। फिर उत्तरी राजस्थानी में आपका मेवाती आता है। तो मेवाती, मालवी काफ़ी पूछा जाता है, दोनों सिमिलर साउंड करते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनते हैं कि मेवाती जो है वो उत्तरी राजस्थानी भाषा है और मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी भाषा है। ये इसको ध्यान में रखेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई ज़्यादा यहाँ से पहाड़े जो है पूछा जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्र जो है इसके अंदर 2 बोलियाँ विकसित हुई। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, एक कुमाऊनी, एक गढ़वाली, ठीक है। तो पश्चिमी पहाड़ी जो है वहाँ पे जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा यहाँ के आसपास की जगह पे बोली जाती है। और मध्यवर्ती पहाड़ी में आपका कुमाऊं और गढ़वाली क्रमशः जो है बोली जाती है। उत्तराखंड में ये ज़्यादातर बोली जाती है। फिर बिहारी हिंदी में हमने देखा कि 3 बोलियाँ विकसित हुई यहाँ पे, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ये तीनों आपको जगह दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बन सकता है। मगही का आपको देखिए क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वो आपके मगही के अंदर आती हैं। और ये आपके मागधी अपभ्रंश से विकसित है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर भोजपुरी आता है। तो भोजपुरी मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। इसका मुख्य केंद्र भोजपुर है, बिहार। और इसके भी क्षेत्र आपको ध्यान रख देने हैं। यहाँ पे भोजपुरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है
मूवी भी बहुत ज़्यादा भोजपुरी में बनती है, आप सभी को पता है। और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना और त्रिनाद जैसी जगह पे आपका जैसे देश में आपका ये बोली बोली जाती है। ठीक है। भोजपुरी में लिखित साहित्य भी कम है लेकिन देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भोजपुरी में आपका भिखारी दास। ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है भिखारी दास को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और नाम है, ये है महेंद्र मिश्रा। ठीक है। ये एक इस बोली के सबसे ज़्यादा प्रमुख साहित्यकार के रूप में आते हैं और इसलिए इन्हें पूर्वी गीतों का जनक भी कहते हैं, पूर्वी गीतों का सम्राट कहते हैं। भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है इनकी रचना को अपूर्व रामायण। पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता रही हूँ। इसलिए इन्हें भोजपुरी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इनकी अन्य रचना की बात करें तो महेंद्र मंजरी, कजरी संग्रह, मेघनाथ वध पूछा जा सकता है, महेंद्र दिवाकर, ये सभी रचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। भोजपुरी बोली हिंदी भाषा की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रीय हिंदी फिल्म बनती है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। मैथिली के अंदर जो है आपको पता है कि इसकी लिपि पूछी जा सकती है, आपकी तिरहुता और देवनागरी दोनों है। इसका मुख्य केंद्र मिथिला है और 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली मैथिली है जो आपके संविधान में 8वीं सूची में आपकी ये दर्ज की गई है। तो ये एक इस बिहाफ से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो निम्नलिखित में से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो उन बोलियों में आपका मैथिली यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्र है ये आपको ध्यान में रखना है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मगही और मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न भाषा। और मैथिली की जब हम जिक्र करते हैं तो विद्यापति का नाम सबसे पहले आता है। तो विद्यापति की जो रचना है पदावली वो मैथिली में ही इन्होंने रचित है और कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन उसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो नागार्जुन, गोविंद दास, रंजीत लाल, हरि मोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वरगंधा मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं, ये भी आपको याद है। नागार्जुन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हो सकता है ऑप्शन में आपके विद्यापति, नागार्जुन इस प्रकार से दे दे तो आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हार्ड भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे सभी को समाहित किया गया है एक बार में। आप देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है आपका खड़ी बोली या कौरवी भी इसे कहते हैं, ब्रजभाषा बांगड़ी और बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 होते हैं। और यहाँ पे क्षेत्र भी आपको दिया गया है। पूर्वी हिंदी के अंदर आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सब अलग अलग आपके राजस्थान से क्षेत्र बिलोंग करते हैं। पहाड़ी में कुमाऊनी और गलवाड़ी काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको रिपीट भी कर रही हूँ। बिहारी हिंदी में मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से संबंधित मैंने आपको कल 10 क्वेश्चन भी करवाए थे, जिससे ये समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं बताया है, आप सभी बताएंगे कि कितना क्वेश्चंस आप इसमें सही कर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना आप पढ़ लिए हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सभी आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। इस पूरे क्लास की इस पूरे PDF जो है आपको ये मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, फिर आप इसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं PDF के थ्रू। तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज का जो इम्पॉर्टेंट हमारा क्लास है वो शुरू करते हैं। तो हमने अभी जो स्टार्टिंग के 10 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर लिया उसको, ताकि क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आप ये फील करे होंगे एग्ज़ाम में कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि आपने उसका रिवीजन नहीं किया है। तो जितना भी पढ़ा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, जितना भी चीज़ें मैंने आपको, जितनी भी क्लास मैंने आपके लिए ली है, उसको आप अगर रिवीजन कर लेते हैं ना तो मोर देन इनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं राजभाषा के रूप में। पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी इसके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाएंगे।
चलिए अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, जो रचना वाला क्वेश्चन है, बहुत हद तक ये सभी को आता है। जो एग्ज़ाम में और भी पैटर्न में बदलाव देखने को मिलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो जिसमें लोग फंसते हैं, वैसे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो हार्ड वाले क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो अभी और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, अंत तक बने रहना है। और निश्चित रूप से अगर आप लेट्स लर्न विद अंबिका के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जिस भाषा से शासन का कामकाज संपादित होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। एकदम सिंपल बात ये समझना है आपको, राजभाषा क्या होती है। तो जहाँ पे भी आपका शासन का कामकाज का संपादन होता है वो आपकी राजभाषा कहलाती है। अशोक के समय में पाली जो है वो राजभाषा थी। ठीक है, ये भी फैक्ट आपका एक पूछ लिया जाता है। तो अशोक के समय में राजभाषा कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। अभी कौन सी है? तो हिंदी है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात सबको पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी के से लेकर के अकबर तक जो है हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासन काल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। तो ये सब आपकी कुछ हिस्ट्री, यहाँ पे आपको इतिहास भी थोड़ा बताया जा रहा है कि कहाँ पे किस प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिली। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी से ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। तो अंग्रेजी भी आपकी आई लॉर्ड मैकाले के प्रयास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की अत्यधिक मांग उठी। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। ये प्रश्न भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयासों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? तो गोपाल स्वामी अयंकर। बहुत पूछा गया है ये प्रश्न आपका, तो ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो किसने दिया? गोपाल स्वामी अयंकर ने दिया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्र संविधान, अभी हम बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे इससे संबंधित, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा बन सकता है और बनता भी है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 पॉइंट ये आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया है 343 के आर्टिकल में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है? राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। सभी अनुच्छेद को देखेंगे जो आपका 343 से लेके 51 तक है। तो यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं 344 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 344 ए में आपका क्या कहा गया? राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। ठीक है, आदेश जारी किया 7 जून 1955। ये भी डेटा आपको याद रखना है राजभाषा आयोग के संबंध में। आगे देखते हैं ये किस आर्टिकल से संबंधित है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो संविधान के अनुच्छेद 344(4) में आपका बोला गया है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए 30 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य मौजूद थे। अब ये प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खरे थे। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 में हुई थी। बहुत ही डिटेल में आपको सभी बातें बता रही हूँ, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, NBS हो, KVS हो, DSSB हो, हर जगह आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1945 में आपका क्या कहा गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 1945 जो है वो राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। ये बात आपका किस में कहा गया है? 346 में कहा गया है। अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया? किसी राज्य की जनसंख्या को किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लेखित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला जो शब्द है उल्लेखित, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसको मानक रूप में इसी तरह लिखा जाता है, यही शुद्ध है, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलता होगा उल्लेखित, तो ये आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। उल्लेखित आपका इस प्रकार से पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और 347 में किसी भी राज्य की जनसंख्या को किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लेखित किया गया है। 348 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में या अधिनियम में या फिर विधेयक में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार आपका पूछा गया है। तो 348 अनुच्छेद में ये देखने को मिलता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 50 में क्या है? तो शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये पूछा जाता है आपका। तो याद रखें कि 350 क में क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। और अनुच्छेद 350 ख में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्ग का उल्लेख किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क और ख में कंफ्यूज नहीं होंगे, नोट कर लो अच्छे से। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो है वो 350 क में आपका कहा गया है और 350 ख में अल्पसंख्यक वर्ग का उल्लेख किया गया है। अब देखिए संविधान की अष्टम सूची जो है, 8वीं सूची की बात की जा रही है। तो 8वीं सूची अनुच्छेद 344 ए और से लेकर के 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में शामिल है या नहीं है। तो आप सभी को ध्यान में रखें। तो इसको हम अभी पूरा अच्छे से समझेंगे कि कब कौन सा संशोधन हुआ जिसमें आपके कौन कौन सी भाषाएं जुड़ती चली गई और इस प्रकार से हमारी भाषा कितनी हो गई? 22 हो गई। तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आरंभ में 14 भाषाएं ही थी 8वीं अनुसूची में जब हमारा संविधान बना था, ठीक है। तो आरंभ में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 14। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जितनी बातें बता रही हूँ बेकार कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ध्यान से बस समझते चलेंगे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, बस ये 14 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में शामिल थी। अब देखिए 21वीं अनुसूची संशोधन होता है। 21वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1967 में सिंधी भाषा 15 को शामिल किया जाता है। तो प्रश्न आपका बहुत बनता है कि 15वें नंबर पे कौन सी भाषा आती है? आपकी सिंधी आती है। अगर डिटेल में आ गया ना क्वेश्चन तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है। याद रखिए 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में ये 2-4 पॉइंट यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। तो 21वां संविधान संशोधन में आपका सिंधी भाषा जुड़ा जो कि 15 नंबर पे आ गया, ठीक है, 1967 में। फिर 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 392 में कोंकणी जो कि 16 नंबर पे, मणिपुर 17 नंबर पे, नेपाली 18 नंबर पे भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो बस इतना याद रख लीजिए कि 3 भाषा जुड़ती है आपकी। कब जुड़ती है? 1992 में जुड़ती है 71वां संविधान संशोधन में, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषा आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा कितना हो गया? 18 हो गया है, ठीक है। फिर आपका 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में ये आपका पूछा गया है, ठीक है। बोडो
बोडो भाषा आपका पूछा गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं आपकी जुड़ी हैं 2003 में। तो अंतिम बार जो है आपका कब जुड़ा है याद रखेंगे, 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़ा है, 2003 में जुड़ा है। कौन कौन था ये, तो ये आपका पूछा जाता है 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, थ्योरी पढ़ने का यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको सभी बातें बताई जाती हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा तो आप उसको आंसर कर लेंगे अगर आप अच्छे से थ्योरी जानते हैं, कॉन्सेप्ट को आपने समझा है। तो बस ये 3 बात याद रखना, ये संशोधन से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब वो समय चला गया कि सिर्फ आपको 343 में हिंदी है बस यही क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। अब आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन में 367 में सिंधी भाषा जुड़ी, 71वें संविधान संशोधन में 292 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जुड़ी, 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जुड़ी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। ठीक है, तो 51 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख किया गया है, पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हिंदी की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी की राजभाषा है और दिया होगा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, इस प्रकार से दिया होगा तो सिर्फ एक लगा के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो समझ लीजिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। जब आपको मैं बता रही थी अनुच्छेद बता रही थी, आर्टिकल बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था संसद का कार्य जो है आपका उसमें उल्लेखित किया गया है। अब संसद का कार्य आपका हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। तो ये जिक्र आपका किस में देखने को मिलता है, 348 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। और ये संविधान जो है आपका 120 की धारा 1 के तहत भाग 17 में ये बातें आपकी कही गई हैं। ठीक है, उतना डिटेल नहीं पूछेगा, पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। और संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होने लगेगा। जब आपका संविधान बन रहा था उस वक्त जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों को रखा गया था। ठीक है, बात को समझेंगे जो इसकी कहानी है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को रखा गया था क्योंकि उस वक्त सारा काम काज जो है वो अंग्रेजी में चल रहा था ऑलरेडी, क्योंकि ब्रिटिश शासन लगा हुआ था। तो अंग्रेज जब छोड़ के जाते हैं, उनको जब भगाया जाता है और जब देश आज़ाद होता है, संविधान बनता है, तो अंग्रेजी में क्योंकि सभी चीज़ें चल रही होती हैं, उस वक्त तक सभी लोग जो हैं उसको पूरी तरह से निकाल नहीं सकते थे। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को रखा गया था और कहा गया था कि 1965 तक, ये प्रश्न आपका जो है हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछता है, कब तक जो है इसको टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, हिंदी को अंग्रेजी को हटाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ध्यान रखें 1965 में सारा काम-काज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा हो नहीं सका। और वर्ष 1963 में और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि फिर कौन से अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष जो है अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। तो 1967 आपको याद रखना है। ठीक है, 1963 में बात चलता है, फिर 67 में बात चलता है और हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बना दिया जाता है क्योंकि ये लोग अंग्रेजी को हटा ही नहीं पाते हैं। तो इससे संबंधित कुछ संस्थाएं बनी थी आपकी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजभाषा के विकास से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं। प्रकाशन विभाग, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है ये। क्वेश्चन यहाँ पे आपका कैसा बनेगा आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे संस्था का नाम दिया गया और प्रभाग भी आपसे पूछा जाता है कि किस विभाग से कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस मंत्रालय से कौन जुड़ा हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिया गया है कि प्रकाशन विभाग जो है यहाँ पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नई दिल्ली। इसका जो है स्थापना 1944 में किया गया। फिल्म प्रभाग, जहाँ पे सूचना और प्रशासन मंत्रालय के अधीन ही आता है आपका फिल्म प्रभाग भी, और ये भी नई दिल्ली में आपका 1948 में स्थापित किया गया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में 1954 में किया गया, आप सभी को पता है। पत्र सूचना
कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय, ये भी आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। 1956 में स्थापना इसका हुआ है, ये भी आपका पूछा जाता है। और देखिए आकाशवाणी, आकाशवाणी जो है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये भी आता है, और ये आपका 1957 में इसकी स्थापना होती है। नेशनल बुक ट्रस्ट पूछा जाता है, ये नई दिल्ली में इसकी स्थापना भी 57 में होती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये काफ़ी पूछा गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है ये 1960 में ये इसकी स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी आपका दिल्ली से 61 में इसकी स्थापना की जाती है। राजभाषा विधायी आयोग, राजभाषा विधायी आयोग यह गृह मंत्रालय के अधीन है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो विधायी है तो समझ लीजिए यहाँ पे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये इसका 65 से 75 के बीच में इसका ये आपका आयोग स्थापित किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये भी आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली, ये भी आपका 1971 में इसकी स्थापना हो जाती है। राजभाषा विभाग जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि राजभाषा विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है आपका 1975 में, ठीक है। राजभाषा विधायी आयोग ये कानून मंत्रालय के अंदर आता है 1975 में। दूरदर्शन ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है 1976 में। तो ये सब आपने देख लिया। अब हिंदी परिषद क्या है, भारतीय हिंदी परिषद, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अध्यक्षता में हुई। ये आपका पूछा गया बीपीएससी टीआरई 2 में आपका ये प्रश्न पूछा गया है 9 to 10 में, आई थिंक 9 to 10 में या 11 to 12 में किसी में पूछा गया है। तो बहुत डिटेल में आपका पूछा जाता है 11, 12 में, और 9 to 10 में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। तो भाषा विज्ञान से वहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है। एक एक चीज़ को मैं जो बता रही हूँ इसको इम्पॉर्टेंटली आपको नोट भी करना है, ठीक है, तभी तो आप रिवीजन कर पाइएगा। तो भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, धीरेन्द्र वर्मा, इनकी अध्यक्षता में होता है। इन्होंने वर्ष 1942 में इस संस्था की नींव रखी थी। इस संस्थापना हिंदी के प्राध्यापकों, साहित्यकारों, मर्मज्ञों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य से किया गया था हिंदी परिषद की स्थापना। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण को सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हिंदी परिषद के मुख्य सदस्य कौन थे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, फिर आपका इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको हाईलाइट भी करती हूँ। तो भारतीय हिंदी परिषद के मुख्य सदस्य कौन थे, डॉक्टर हरदेव बाहरी, पूछा गया है ये आपका बीपीएससी में ही। ब्रजेश्वर, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, माता प्रसाद गुप्त। तो ये 3 आपको नाम अच्छे से याद रखना है। इनमें धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि किसने किस प्रकार के विषय पर जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता पर बात की थी। हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या पर बात किया था। ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार के स्थिरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आपका हिंदी निदेशालय क्या है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है इसकी स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई। इसके कार्यों में हिंदी भाषा के कोशों का संकलन करना और उसका प्रकाशन करना, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करना, ये सभी काम इसमें होता है, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में लिपि के मानकीकरण पर भी ध्यान दिया जाता है और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है 1883 में इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ये हमने पूरा जो है आज राजभाषा को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो देवनागरी लिपि पर होगा। इसमें हम इसका सुधार कार्य क्या है ये सब कुछ हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। इस पर कौन कौन से सुधार किए गए, ये सारे प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं देवनागरी लिपि से, तो ये हम जो है कल देखेंगे। आज हमने जो है पूरा कंप्लीट राजभाषा को देख लिया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और भाषा हिंदी परिषद के बारे में भी जाना, कौन कहाँ पे किससे संबंधित है ये भी हमने देख लिया, और यहाँ पे जो भी विकास राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं हैं उनके बारे में भी बात की। सभी आर्टिकल्स को हमने देखे, कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये सब हम देख लिए, है ना। तो पूरा हमारा आज कंप्लीट हो गया है राजभाषा, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा देख लिया इसको।
तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सभी बातें समझ में आई होंगी। लास्ट में ज़रूर देखिएगा, 2 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट देखना है। और ये आप 3-4 वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चन को आप करने में समर्थ हो पाए हैं या नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा आकलन आपका होगा, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और वीडियो पे आपको समय से जुड़ना है। समय से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बार बार आपको कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।